Germany has decided to shut down its last 3 nuclear power plants. Germany puts an end to nuclear energy. It has shut down its last remaining nuclear power plant. Germany has decided to go forward with its plans to shut down their last remaining nuclear reactor. दोस्तों 15 अप्रैल 2024 ये एक ऐसी ऐतिहासिक दिन है जिस दिन जर्मनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके तहत उन्होंने अपने 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सस्पेंड कर दिया है, शटडाउन कर दिया है और इसी के साथ पिछले 23 साल से चलती हुई इनकी न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया है। दोस्तों ये डिसीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जर्मनी जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने की पूरी ताकत उनके पास थी, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को इसके बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों दुनिया में लगभग 30 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर रिक्वायरमेंट के लिए और जहां पर भी ये यूज होता है वहां पर जनरली ये देखा गया है कि सारे देश मिलकर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस की जाए। लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बनते हुए जर्मनी ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और ये डिक्लेयर किया है कि आगे जाकर कभी भी वो न्यूक्लियर एनर्जी को फिर से अपनी पावर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं यूज करेंगे। और दोस्तों सिर्फ इसीलिए जर्मनी का डिसीजन बहुत ऐतिहासिक माना जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है एक ग्रीन एनर्जी के सोर्स में। जब भी ये बात होती है कि कोयले को अबंडन करना है, नेचुरल गैस को अबंडन करना है, तो पहला ऑप्शन किसी देश के सामने अगर आता है तो वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन यहां पर जर्मनी ने एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे जाने वाले हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से ही वो अपना 100% एनर्जी सोर्स हासिल करने वाले, अपनी पावर रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले। तो आइए दोस्तों वैल्यूएशन के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, जर्मनी के इस डिसीजन को, उसके पीछे के इतिहास को और इसका जो इंपैक्ट दुनिया पर होने वाला है और स्पेशली जो इंडिया पर इसका इंपैक्ट होने वाला है उस चीज को लेकर। दोस्तों वैल्यूएशन में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट ला सके जो आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके, आपको नॉलेज दे सके, आपको तैयार कर सके इस बदलती हुई दुनिया के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं जर्मनी का ऐतिहासिक डिसीजन और उसके इंपैक्ट दुनिया पर। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के इतिहास को। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है 1945 में पहली बार अमेरिका ने जापान के विरुद्ध में एटॉमिक बॉम्ब को यूज किया था और दुनिया के सामने पेश किया था एटॉमिक एनर्जी का एक ऐसा नजारा जिसने दुनिया को डरा दिया था। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता गया लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर डिवास्टेटिव है तो उसको कंस्ट्रक्टिवली भी यूज किया जा सकता है और इसीलिए दोस्तों 1954 में पहली बार दुनिया में इस एनर्जी को कमर्शियली यूज करने की परमिशन दी गई थी। जो दुनिया का पहला सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर बना था वो बना था रशिया के ओबनिंस्क शहर में। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे दुनिया का एक्सपीरियंस न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ऐसा रहा कि उनके बात समझ में आने लगी कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत स्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक रिलायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दोस्तों यहां पर मैं रिलायबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम विंड पावर को ले तो दोस्तों विंड टरबाइन तभी काम कर सकता है जब हवा चल रही होगी, विंड चल रही होगी। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी वहीं पर ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकती है जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल हो। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर एक न्यूक्लियर प्लांट कहीं पर बन चुका है और अगर उसको फ्यूल अवेलेबल है तो कंटिन्यूअसली 24/7 वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है और बहुत कांस्टेंट बेसिस पे हाई क्वालिटी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों दुनिया के अगर सारे पावर सोर्सेस की हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर सोर्स दुनिया का सबसे कम मेंटेनेंस लगने वाला पावर सोर्स माना जाता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को मेंटेन करने के लिए 2 साल में सिर्फ एक बार शटडाउन करना होता है जब उसके फ्यूल रॉड चेंज किए जाते हैं। और दोस्तों सिर्फ इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट करे, उसको यूज करे ताकि ग्रीन हाउस इमिशंस को कम किया जा सके, एक ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों मई 2022 तक दुनिया में 439 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज्ड है। 92 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ में दुनिया को लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया में सेकंड नंबर ऑफ रिएक्टर्स है फ्रांस के पास जहां पर 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। एशिया में चाइना लीड करता है 54 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ में और इंडिया के पास में आज के तारीख पर 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल। और अगर आने वाले समय की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लान किए चाइना ने। चाइना आने वाले एक दशक में 33 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का प्लान कर रहा है, रशिया 27 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लान कर रहा है और इंडिया 12 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लान कर रहा है। दोस्तों इन आंकड़ों को सुनकर आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज दुनिया में बढ़ने वाला है। और दोस्तों इसी बैकग्राउंड के साथ में जर्मनी का ये डिसीजन हमको एनालाइज करने की जरूरत है क्योंकि जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की बात कर रही है, उसका यूज बढ़ाने की बात कर रही है, तब जर्मनी ने न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट करने का ऐतिहासिक डिसीजन ले कैसे लिया।
तो दोस्तों जर्मनी के इस डिसीजन को समझने के लिए हमको सबसे पहले जर्मनी का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम समझना पड़ेगा, उनकी न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी समझनी पड़ेगी, उसके पीछे का इतिहास समझना पड़ेगा कि किस स्टेजेस के चलते हुए न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट करने का जर्मनी ने डिसीजन लिया। तो आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं जर्मनी के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या रोल था ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। 1942 के आते आते हिटलर को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अगर जंग जीतनी है तो एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल जरूरी होगा और इसके लिए एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्मनी में शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों 1945 में जब जंग खत्म हुई तो जर्मनी जंग के लूजिंग साइड पर था। On Sunday afternoon, April 29th, two German officers, looking rather incongruous in civilian clothing, sat down at the headquarters of the British Army near Naples and signed the first formal surrender of German forces. दोस्तों 1945 में युद्ध हार जाने के बाद में जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के नाम से। वेस्ट जर्मनी जो था वो यूएसए के कंट्रोल में था और ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था। 1945 से लेकर 1970 तक का जो स्ट्रगल जर्मनी का रहा है वो बहुत ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि यहां पर जर्मनी ने अपना रेजिलियंस प्रूव कर दिया था और युद्ध में इतना डिवास्टेशन होने के बाद भी जर्मनी एक डेवलपमेंट पाथ पर आ चुका था। लेकिन 1970s के आते आते वेस्ट जर्मनी की बात समझ में आ गई थी कि यहां से अगर आगे उनको डेवलपमेंट करना है तो उनकी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और इस पावर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहां से अमेरिका की मदद के साथ में वेस्ट जर्मनी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से एक बार इनिशिएट किया और अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज किया। अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के चलते हुए वेस्ट जर्मनी ने 1970 से लेकर 1989 तक 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेशनलाइज कर लिया था और ऐसा माना जा रहा था कि यहां से आगे न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बनकर आगे आएगा। और दोस्तों 1986 में यूएसएसआर में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी को देखने का दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। और दोस्तों इस दुर्घटना का नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. दोस्तों यूएसएसआर में चेरनोबिल नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था जो एक शहर के नीचे बसाया गया था और उन शहर वासियों को भी नहीं पता था कि उनके शहर के नीचे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जिस्ट करता है। दोस्तों 1986 में चेरनोबिल में एक जोरदार हादसा हुआ था और इस हादसे के चलते हुए 1.25 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था और 2800 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमेशा के लिए बेकार हो चुकी। दोस्तों चेरनोबिल डिजास्टर एक इतना बड़ा हादसा माना जाता है कि 2011 तक भी वहां के रेसिडेंट्स में कैंसर के इंस्टेंसेस पाए जाते हैं। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों जब 1986 में चेरनोबिल का डिजास्टर हुआ तो दुनिया को पहली बार पता चला कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट कितना हानिकारक हो सकता है और इसके इंपैक्ट कितने लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो दोस्तों चेरनोबिल डिजास्टर के कुछ ही महीने बाद जर्मनी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जनता सड़कों पर आ गई ये डिमांड करते हुए कि उनके यहाँ के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन सबको शट डाउन कर देना चाहिए और जर्मनी ने न्यूक्लियर एनर्जी से कंप्लीटली अपना नाता तोड़ लेना चाहिए। और दोस्तों यहां से शुरुआत होती है जर्मनी की न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी की, जिसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां तक की जो इंफॉर्मेशन आपने सुनी ये एक बैकग्राउंड बन जाती है ये समझने के लिए कि दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी को किस पर्सपेक्टिव में देखती है और किस तरह से प्लान कर रही है इसका यूज फ्यूचर में बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप जर्मनी के डिसीजन को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह डिसीजन ग्लोबल ट्रेंड के कंप्लीटली अपोजिट जाकर लिया गया। और दोस्तों इसीलिए शायद जर्मनी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको यह बात समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर एनर्जी जर्मनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2010 में जर्मनी की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 28%, लेकिन साल 2021 आते तक ये कंट्रीब्यूशन मात्र 11 से 12% पर आकर रह गया। तो दोस्तों यहां पर हमको एक बात तो पता चलती है कि जर्मनी ने जो न्यूक्लियर फेज आउट का डिसीजन लिया वो कोई रैंडम डिसीजन नहीं है, वो बस नीजर रिएक्शन में नहीं लिया गया है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत लिया गया है। क्योंकि अगर 2010 में 28% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनती थी और 2021 में अगर सिर्फ 11 से 12% बनती थी तो जर्मनी ने वो सिस्टमैटिक तरह से इसके यूज को कम किया। और दोस्तों ये जो सिस्टमैटिकनेस इनके प्लानिंग में दिखती है उसका एक छोटा सा एग्जांपल फिगर्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों साल 2000 तक जर्मनी के पास तकरीबन 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ करते थे। साल 2005 आते तक इन रिएक्टर्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ 19 तक रह गई और साल 2010 तक सिर्फ और सिर्फ 17 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जर्मनी में ऑपरेशनल थे।
जब साल 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ तो वहां पर जर्मनी ने एक ही साल के अंदर में 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए और साल 2011 के एंड तक सिर्फ और सिर्फ 9 रिएक्टर एक्टिव रह गए। और दोस्तों अगर साल 2022 की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर एक्टिव थे और 2023 में वो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर भी जर्मनी ने फाइनली शट डाउन कर दिए। तो दोस्तों अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जर्मनी ने सिस्टमैटिक तरह से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन किया है और ये कोई भी रैंडम या नीजर रिएक्शन नहीं था और इसको एक बहुत सिस्टमैटिक तरह से एक पॉलिसी के तहत इंप्लीमेंट किया गया है। और दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये केस स्टडी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेहतरीन पॉलिसी अब बनाई कैसे जाए और उसको उससे भी उम्दा तरीके से इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। और हमारे इंडिया समान देश को इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और इसीलिए केस स्टडी मैं आप सबके सामने लाया हूं। दोस्तों दुनिया में पॉलिसीज बनाना बहुत आसान होता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स फॉल्टर कर जाती है, अच्छी अच्छी पॉलिसी को बर्बाद कर देती है और इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। लेकिन इतनी मुश्किल पॉलिसी जो दुनिया के ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर जर्मनी ने डिवाइस की, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया और दुनिया को दिखा दिया कि यह करना मुमकिन है। तो दोस्तों जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जर्मनी ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी डिवाइस की थी और उसको उससे भी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया था, तो दोस्तों उस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन का बैकग्राउंड भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी देश में पॉलिसी बनती कैसे ये जानना बहुत जरूरी है और हमको ये जानना भी जरूरी है कि क्या वो पॉलिसी इतने स्मूथ तरीके से इंप्लीमेंट हो गई, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आई, और अगर दिक्कतें आई तो किस तरह से गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, क्या कभी पॉलिसी में चेंज ओवर आया था, क्या कभी पॉलिसी रिवर्ट की गई थी, और अगर रिवर्ट की गई थी तो वापस पॉलिसीज अपने ट्रैक पर आई कैसे। और दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत नेचुरल है। तो दोस्तों अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम सोचें कि कभी अगर हमने कोई ट्रैवल प्लान बनाया तो हमेशा प्लान जैसा बनाया वैसा नहीं चलता, कभी कभी उसमें रोड़े आ जाते हैं, कभी कभी हम वहां चले जाते हैं जहां हमको नहीं जाना चाहिए था, और कभी कभी तो हम पूरा यूटर्न मार के ट्रैवल प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों जब सरकारें भी पॉलिसी बनाती है तो इस तरह के चेंजेस होना लाजमी है। और दोस्तों सिर्फ इसीलिए जर्मनी की इस पॉलिसी का बैकग्राउंड मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत मजा आएगा। अगर दोस्तों 1970 के दशक में अगर हम बात करें तो जर्मनी में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी और जर्मन गवर्नमेंट का एक स्ट्रांग पुश था न्यूक्लियर एनर्जी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और दोस्तों ये जो पुश था ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब 1974 में आया ऑयल शॉक। दोस्तों 1974 में ओपेक कंट्रीज ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे, और जैसे ही उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन किया दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत लेवल तक बढ़ गए, और जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए जो कंट्रीज ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी वहां पर आ गया एनर्जी क्राइसिस, और इसी को हम कहते हैं ऑयल शॉक। और दोस्तों जब ऑयल शॉक आया तो जर्मन गवर्नमेंट को भी बात समझ में आ गई कि अगर उनको ऑयल के ऊपर का डिपेंडेंस अपना कम करना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। और दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे कि 1970 के दशक में जर्मनी में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए और ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी में जो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर था वो बहुत हद तक बढ़ गया। और दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्शंस थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वो बढ़ते ही गए 1986 तक। दोस्तों जर्मनी का जो लास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था साल 1986 में, और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था साल 1986 में हुआ था चेरनोबिल डिजास्टर, और इस डिजास्टर के बाद में जर्मनी में भी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो सेंटीमेंट था वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुका था। दोस्तों जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एसडीपी। दोस्तों 1970 के दशक में एसडीपी का न्यूक्लियर एनर्जी को फुल सपोर्ट था और वो गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टर बनाए जा सके। लेकिन जैसे ही चेरनोबिल का डिजास्टर हुआ उनका स्टांस बदला और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि आने वाले 10 सालों में जर्मनी ने न्यूक्लियर एनर्जी को अबंडन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो एसडीपी पार्टी थी ये जर्मनी में सेंट्रल लेवल या फेडरल लेवल में पावर में नहीं थी, इनका जो पावर था वो छोटे छोटे स्टेट्स और प्रोविंसेस में था। अब आप यहां पर बोलेंगे कि एक पार्टी जो स्टेट में पावर में है वो सेंटर के डिसीजन को कैसे ऑल्टर कर सकती। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एसडीपी जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट में पावर में थी और उस स्टेट का नाम था नॉर्थ राइन वेस्टफालिया। दोस्तों नॉर्थ राइन वेस्टफालिया ये वो जगह थी जहां पर जर्मनी का न्यूक्लियर रिसर्च हुआ करता था। मैक्सिमम कंपनियां जो न्यूक्लियर रिसर्च में वर्क करती थी वो नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में सिचुएटेड थी और इसीलिए इसको न्यूक्लियर एनर्जी के R&D का हब माना जाता था। और दोस्तों एसडीपी ने नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में जो न्यूक्लियर रिसर्च होता था उसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया। उन्होंने इस बात के लिए पूरी तरह से मनाही कर दी कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिसर्च यहां पर नहीं हो पाएगा। एसडीपी ने भले ही नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में रिसर्च को पूरी तरह से बंद करवा दिया था, लेकिन फेडरल लेवल पे जो सरकार थी वो थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की। और दोस्तों ये जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी थी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीडीओ कहेंगे, इनका पूरा सपोर्ट था न्यूक्लियर एनर्जी को और इसीलिए 1998 तक जब तक वो पावर में रहे तब तक उन्होंने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल रखा।
दोस्तों 1998 में जर्मनी में इलेक्शंस हुए और इस बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी हार गई और फेडरल लेवल पे कोएलिशन सरकार बनी एसडीपी और ग्रीन पार्टी के बीच। दोस्तों जैसी कोएलिशन सरकार पावर में आई, इन्होंने जर्मनी के लिए एक न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जर्मनी जो है वो कैपिटलिस्ट देश है, मतलब कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया जाता है कि वो बिजनेसेस करे और देश की इकोनॉमी को आगे ले जाए। इसीलिए दोस्तों यहां के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे ये कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के हाथ में थे और ये जो कंपनियां न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट को ऑपरेट करती थी इनको कहा जाता था एनर्जी यूटिलिटीज। और दोस्तों जैसी यूटिलिटीज के बाद पता चली कि सरकार जो है न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली है, तो वहां पर एक कॉर्पोरेट बवाल मच गया, एक टसल शुरू हो गया सरकार और यूटिलिटीज के बीच। और दोस्तों ये टसल पूरा 2 साल तक चला। न्यूक्लियर यूटिलिटीज का कहना यह था कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर इस पैसे को रिकवर करना है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को कम से कम 35 से 40 साल तक ऑपरेशनलाइज रखने की जरूरत है। और सरकार अगर एक साथ इन सारे पावर प्लांट्स को बंद कर देगी तो जर्मनी में एक एनर्जी क्राइसिस आएगा, जिसके लिए शायद जर्मन गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। और दोस्तों ये टसल 2 साल तक चलते रहा और इस टसल के बाद में साल 2000 में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पर जर्मन गवर्नमेंट ने किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो ऑपरेशनल लाइफ है उसको सेट कर दिया 32 साल के लिए। और दोस्तों इस एग्रीमेंट का इंपैक्ट कुछ इस तरह से था कि अगर कोई पावर प्लांट 1970 में कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसको साल 2002 में शटडाउन कर देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई पावर प्लांट 1990s में बना है तो उसको साल 2022 में शटडाउन कर देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पावर प्लांट 32 साल से ऊपर अब ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट सरकार और यूटिलिटीज के बीच में हुआ था ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्रीमेंट था, क्योंकि इस एग्रीमेंट के चलते सरकार का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशनल लेवल पर पूरी तरह से जीरो हो गया था। और उसी के साथ साथ सरकार और यूटिलिटीज को सफिशिएंट टाइम मिल गया था कि वो देश के लिए एक नई एनर्जी पॉलिसी बना सके जो देश को बहुत बढ़िया तरह से एनर्जी सिक्योर कर सके। लेकिन दोस्तों जैसे कि हर देश में होता है, जर्मनी में भी साल 2009 में इलेक्शंस हुए और फिर से एक बार सरकार यहां पर बदल दी गई। जो नई सरकार बनी उन्होंने इस पॉलिसी में फिर से एक बार बहुत बड़ा चेंज लाया। दोस्तों साल 2000 में जो एग्रीमेंट यूटिलिटीज और गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, यहां पर यह डिसाइड किया गया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो ऑपरेशनल लाइफ होगी वो होगी 32 साल की। लेकिन दोस्तों जैसी सरकार बदली, इन्होंने इस लाइफ स्पैन को 32 साल से बढ़ाकर कर दिया 60 ईयर्स का। इन्होंने सिर्फ लाइफ स्पैन को बढ़ाया नहीं, इन्होंने लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और दोस्तों यहां जो कारण दिए गए वो ये दिए गए कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है जैसे कि अमेरिका हो गई, यूएसएसआर हो गया, यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को 60 ईयर्स तक ऑपरेट किया जाता है और तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब दोस्तों आप सडनली सोचेंगे कि ये कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया। दोस्तों ये जो कहानी में जो ट्विस्ट आया इसका एक बहुत बड़ा कारण था और वो कारण था पैसा। सिर्फ पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। दोस्तों ये जो लाइफ स्पैन को बढ़ा दिया गया था 32 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक के लिए, इसकी वजह से जो एनर्जी यूटिलिटीज थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था और वो प्रॉफिट था तकरीबन 100 बिलियन यूरोस का। और दोस्तों ये जो प्रॉफिट होने वाला था, सरकार सिर्फ यूटिलिटीज को खाने नहीं देने वाली थी, उन्होंने अपना शेयर भी इसमें तय कर दिया था और वो शेयर था तकरीबन 50% का, मतलब कि 50 बिलियन यूरोस का। और इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत सारा पैसा पैसा ही पैसा होगा। अब दोस्तों जैसी आपने सुना आप सोच रहे होंगे घोर कलयुग, यहां भी करप्शन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो इंडिया नहीं है, वो जर्मनी है। वहां पर सरकार ने $50 बिलियन कमाने का जो प्लान बनाया था वो करप्शन से कमाने का नहीं था, वो था टैक्सेशन को बढ़ाकर कमाने का। उन्होंने डिसाइड किया था कि न्यूक्लियर यूटिलिटीज के ऊपर में टैक्सेशन बढ़ाया जाए और इसके चलते हुए आने वाले कुछ समय तक गवर्नमेंट को तकरीबन 50 बिलियन यूरो की इनकम का फायदा होगा। 1998 में जो इनकलाब न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर जर्मनी में शुरू हुआ था, साल 2009 आते आते तक वो इनकलाब सडनली पैसे की तरफ मुड़ गया। अब दोस्तों आपको ये कहानी थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही, जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन, आम आदमी पार्टी, जनता की सरकार, एंटी करप्शन मूवमेंट, देन लीकर स्कैम और सडनली डिप्टी सीएम को सीबीआई उठा के लेके चली जाती है। अब दोस्तों मैं भी कहां जर्मनी से उठ के दिल्ली में आ गया, चलिए वापस चलते जर्मनी में। तो दोस्तों साल 2009 में जो एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट और यूटिलिटीज के बीच में, उसमें दोनों पार्टीज को तकरीबन 50 बिलियन यूरो का फायदा होने वाला था। लेकिन दोस्तों हमेशा जैसा हम सोचते वैसा होता नहीं, क्योंकि दोस्तों साल 2011 आते आते तक पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था। 11 मार्च 2011 को जापान में आया एक जबरदस्त भूकंप और उसके चलते आई एक सुनामी जिसकी लहरें तकरीबन 13 से 14 मीटर तक ऊंची थी। दोस्तों ये जो लहरें थी ये लहरें जाकर गिरी फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में और उस पावर प्लांट के सिस्टम्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और एक जबरदस्त न्यूक्लियर हादसा इस जनरेशन ने फिर से एक बार देखा। Been hit by its biggest earthquake since An records explosion began. was heard and smoke seen at the power plant. The images of destruction and flooding coming out of Japan are simply heartbreaking.
दोस्तों एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में तकरीबन 1250 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है और तकरीबन 1 लाख लोग अफेक्ट होकर इवैक्यूएट किए गए थे। दोस्तों जब फुकुशिमा डिजास्टर की खबर जर्मनी तक पहुंची उस समय जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल। और दोस्तों एंजेला मर्केल ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 1980 के पहले जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर जर्मनी में बने थे उन सबको अभी शटडाउन करने का निर्णय लिया गया था। We will progressively abandon nuclear energy between now and 2022. This is a great challenge for Germany, but it also means huge opportunities for coming generations. दोस्तों एंजेला मर्केल के इस डिसीजन ने एक ही साल में तकरीबन 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करवा दिए और जिसके चलते जर्मनी की 4% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी एक ही साल में बंद पड़ गई। किसी भी देश के लिए इतना बड़ा डिसीजन बहुत मायने रखता है, लेकिन जैसे डिजास्टर की न्यूज जर्मनी में पहुंची सेफ्टी इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट फिर से एक बार शुरू हो गए थे और एंजेला मर्केल नहीं चाहती थी कि उनके गवर्नमेंट के ऊपर इस प्रोटेस्ट का कुछ असर पड़े, इसीलिए प्रोएक्टिव होकर उन्होंने ये डिसीजन लिया और पार्लियामेंट में एक्ट भी पास करवा दिया कि 2022 तक पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट जर्मनी से अबंडन कर दिए जाएंगे, कंप्लीटली शटडाउन कर दिए जाएंगे और उनको रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल एनर्जी के थ्रू। दोस्तों जो पॉलिसी एसजीपी ने 1998 में इटरेट की थी उसको फिर से एक बार 2011 में एंजेला मर्केल ने रीइटरेट कर दिया था और फिर से एक बार एक्टिव कर दिया था कि जो 32 साल की ऑपरेशनल लाइफ जर्मनी में डिसाइड की गई थी उसके तहत जो लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट 1989 में बना था वो डी ऑपरेशनलाइज होना था 2022 में और इसी के साथ 2022 का टारगेट लेकर जर्मनी आगे बढ़ने लगा कि 2022 आएगा और पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट जर्मनी में शटडाउन कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप सोच रहे थे कि 2022 में तो शटडाउन होना था, फिर साल 2023 में क्यों हुआ, ये इतने दिन क्यों चला? तो दोस्तों इसका कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। Europe is at war. 77 years after the guns fell silent in the Second World War, the continent is back on the battlefield. All the guesswork, all the diplomacy, all the confusion has ended. Russia has invaded Ukraine. जैसे कि आप जानते हैं जर्मनी अपना आधा ऑयल 50% ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है और तकरीबन 33% जो अपना गैस है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो जर्मनी ने सपोर्ट किया यूक्रेन को और इस सपोर्ट के चलते रशिया ने अपने ऑयल और गैस सप्लाई जर्मनी को देने से मना कर दी। दोस्तों इकोनॉमी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर इतना बड़ा ऑयल और गैस शॉक किसी इकोनॉमी को लगने वाला है तो उनको अपने निर्णयों पर फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है। और दोस्तों इसी के चलते जो उनके जर्मन चांसलर है ओलाफ शॉल्ज, उन्होंने 2022 में ये डिसीजन लिया कि 2022 में उनके लास्ट जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसको शटडाउन नहीं किया जाएगा बल्कि उनको ऑपरेशनलाइज रखा जाएगा तकरीबन अप्रैल 2023 तक। और दोस्तों जैसे ही अप्रैल 2023 आया जर्मनी ने फाइनली अपने 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट को शटडाउन करने का डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिया। तो दोस्तों ये था इतिहास जर्मनी की न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी का। जो पॉलिसी 1998 में शुरू हुई थी उसका एंड 2023 में पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने के बाद ही हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पूरी कैपेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विलिंगली वॉलंटरी तरीके से उस एनर्जी को डिस्कार्ड कर दिया, अबंडन कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसके बाद कभी भी वो न्यूक्लियर एनर्जी को फिर से इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दोस्तों इसीलिए जर्मनी का जो डिसीजन है ये बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। दोस्तों हमने जर्मनी की न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी का इतिहास तो पूरी तरह से जान लिया, लेकिन दोस्तों इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद भी जर्मनी के सामने ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका आंसर उनको ढूंढना पड़ेगा और वही सवाल मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। जो पहला सवाल जर्मनी के लिए उठता है वो ये है कि जर्मनी ने न्यूक्लियर शटडाउन करने का ये फैसला लिया क्यों? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करने जाएंगे तो हमको आंसर दो तरफा मिलेगा। पहला आंसर आपको मिलेगा सेफ्टी कंसर्न और दूसरा आंसर आपको मिलेगा न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज से रिलेटेड। दोस्तों सेफ्टी कंसर्न्स की अगर बात करें तो हमारी आंखों के सामने आ जाता है 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर। दोस्तों फुकुशिमा डिजास्टर के होने के बाद जापान की 1250 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो परमानेंटली डैमेज हो चुकी है और शायद बहुत समय तक उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर हम चेर्नोबिल डिजास्टर की बात करें तो हमको बात पता चलेगी कि तकरीबन 2800 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन परमानेंटली खराब हो चुकी थी, तकरीबन 1.25 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था। और दोस्तों आज तक भी वहां के लोगों पर जो उसका इंपैक्ट है वो हमको देखने मिलता है। बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत लोगों को जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं और आज भी चेर्नोबिल डिजास्टर के जो इंपैक्ट है वो हम देख पा रहे हैं। और दोस्तों एक्सपर्ट्स की अगर माने तो तकरीबन 2065 तक चेर्नोबिल का क्लीनअप चलते ही रहेगा। मतलब कि जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है कई बार तो तकरीबन 80 से 100 साल तक उसका इंपैक्ट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी देश न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं उनको इस चीज की तैयारी रखना बहुत जरूरी है कि अगर उनके यहां पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उस एक्सीडेंट को अफोर्ड कर सकते हैं।
और दोस्तों जर्मनी ने अपने डिसीजन से यही बात पुख्ता तरह से बता दी है कि वो ऐसा कोई एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कोई एक्सीडेंट होने ही नहीं देंगे, और इसीलिए शायद उन्होंने न्यूक्लियर शटडाउन पॉलिसी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। यहां पर जो दूसरा कंसर्न था वो था न्यूक्लियर वेस्ट के स्टोरेज को लेकर। दोस्तों हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के तौर पर यूरेनियम के रॉड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों जब यूरेनियम के रॉड्स कंज्यूम हो जाते हैं तो उसके बाद इनको कहा जाता है स्पेंट रॉड्स। और दोस्तों ये जो स्पेंट रॉड होते हैं ये पूरी तरह से डीएक्टिवेटेड नहीं होते हैं, इनमें अभी भी कुछ कुछ रेडियो एक्टिविटी रहती है। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जनरेट होता है, इसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जमीन के नीचे जनरली दबाकर रखा जाता है, जहां पर हजारों साल तक इनकी रेडियो एक्टिविटी चलती रहेगी। अब दोस्तों ये जो जगह ढूंढनी होती है ये अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए, टेररिस्ट प्रूफ होनी चाहिए, वहां पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जहां पर कोई ग्राउंड वाटर लेवल नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये जमीन में मिक्स होकर उस जमीन को परमानेंटली खराब कर सकती है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न यहां पर यह होता है कि इन न्यूक्लियर रॉड्स के ऊपर में टेररिस्ट की नजर होती है, क्योंकि इनसे रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट्स किए जा सकते हैं, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में आज के समय पर 60,000 टन से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट अवेलेबल है, और यूरोप इन रॉड्स की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अगर जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में 1900 कंटेनर्स है जिनमें इनके स्पेंट रॉड्स रखे हुए हैं, और जर्मनी इसके लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं ढूंढ पा रहा है जहां पर इसको सेफली रखा जा सके। तो दोस्तों आज की हालत में अगर जर्मनी अपने 1900 कंटेनर्स के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आने वाले समय में जो और एक्स्ट्रा वेस्ट जनरेट होगी उसकी व्यवस्था कैसे करेगा, यह भी एक मेजर कंसर्न था, और इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देने के बाद में फ्यूचर का यह कंसर्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि जर्मनी ने न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों की थी। दोस्तों यहां पर दूसरा सवाल यह उठता है कि जर्मनी का आगे का प्लान क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जर्मनी इस दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इनका पावर रिक्वायरमेंट तकरीबन 582 टेरावाट आवर्स का है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और इस 582 टेरावाट आवर्स में से तकरीबन 11% इनका जो पूर्ति की जाती थी वो की जाती थी न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। तो दोस्तों ये 11% पता है आपको कितना होता है? ये होता है 64 टेरावाट आवर्स, मतलब कि भारत के मध्य प्रदेश स्टेट को जितनी बिजली लगती है उतनी। और दोस्तों न्यूक्लियर फेज आउट करने के बाद में जो 11% का एनर्जी डेफिसिट जर्मनी में आने वाला है, उसके लिए जर्मनी का प्लान है उसको फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करने का। मतलब कि दोस्तों यहां पर कोयले और ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, और उसी के साथ साथ विंड और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। दोस्तों अभी आप यहां पर सोच रहे होंगे कि 11% का जो एनर्जी डेफिसिट है उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी से ऑफसेट करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जर्मनी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। दोस्तों जर्मनी का एनर्जी रिक्वायरमेंट ह्यूज होने के बावजूद भी जर्मनी में आज के टाइम पर 46% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, और दोस्तों ये शायद दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जर्मनी का एनर्जी मिक्स, मतलब कि कितनी एनर्जी किस सोर्स से आती है। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर हम 2020 के आंकड़े ले तो जर्मनी में तकरीबन कोयले से 26% इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, नेचुरल गैस से 16% इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, और ऑयल से तकरीबन 1% इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। मतलब कि अगर टोटल फॉसिल फ्यूल का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो तकरीबन 43% एनर्जी यहां पर बनती थी। उसी तरह से दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी से तकरीबन 11% इलेक्ट्रिसिटी जर्मनी में बनती थी। उसी तरह से दोस्तों अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि विंड पावर से तकरीबन 23% इलेक्ट्रिसिटी यहां पर बनती थी, सोलर पावर को यूज करके 9% बिजली बनाई जाती थी, हाइडल पावर को यूज करके तकरीबन 4% बिजली यहां पर बनाई जाती थी, और बायोफ्यूल्स और अदर वेस्ट को यूज करके तकरीबन 10% एनर्जी यहां पर बनाई जाती थी। तो दोस्तों जैसे कि हमने एनर्जी मिक्स में देखा, हमको यहां पर पता चलता है कि फॉसिल फ्यूल से 43% जर्मनी की बिजली बनती थी, न्यूक्लियर से 11% और रिन्यूएबल से 46%। और दोस्तों जैसी न्यूक्लियर एनर्जी का यहां पर यूज बंद कर दिया जाएगा, डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल्स का और रिन्यूएबल्स का शेयर यहां पर बढ़ने लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी से शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल यूज बढ़ने से डेफिनेटली बहुतों को यहां पर दिक्कत होने वाली है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जर्मनी अपना ऑयल और गैस जो है रशिया से इंपोर्ट करता है, और रशिया के साथ जैसे उनके रिलेशन बने हुए हैं, इस तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि उनका ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा हद तक नहीं बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली जर्मनी जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट यहां पर बढ़ाएगा और उसकी मदद से अपनी एनर्जी क्राइसिस को टैकल करेगा। और दोस्तों जब हम कोयले की बात कर रहे हैं तो जर्मनी के केस में यह प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। दोस्तों बिजली के लिए कोयला जो यूज किया जाता है वो 4 तरह का होता है। वो होता है एंथ्रासाइट,
बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। दोस्तों इन चारों कैटेगरी में से जो लिग्नाइट होता है वो सबसे खराब कोयला माना जाता है क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों यहां पर फैक्ट यह है कि जर्मनी में जो कोयला अवेलेबल है वो है लिग्नाइट। और दोस्तों इसीलिए यहां पर इकोनॉमिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जर्मनी से नाखुश हैं क्योंकि उनको पता है कि एनर्जी क्राइसिस को मीट करने के लिए कोल पावर प्लांट्स बढ़ाए जाएंगे और वहां पर लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे बहुत हद तक पोल्यूशन जर्मनी में बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर जर्मन सरकार का ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन इशू हो चुका है। उनका यहां पर कहना है कि जो भी 11% का डेफिसिट यहां पर होने वाला है उसको कम से कम कोयले से बढ़ाया जाए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपोर्ट करके इस बिजली के क्राइसिस को खत्म किया जाए। दोस्तों जर्मनी एक अमीर देश है और डेफिनेटली बिजली इंपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जर्मन गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वहां पर बढ़ाई जाएगी और पूरा जो ऑफसेट हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जर्मनी ने खुद के लिए 2038 का टारगेट रखा है जहां पर वो जर्मनी को फॉसिल फ्यूल फ्री देखना चाहता है। उसी तरह से दोस्तों उनका टारगेट है 2045 का जहां पर वो टोटली कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। दोस्तों कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि जितना आप कार्बन एमिट करते हैं उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब भी करते हैं। और दोस्तों जो कार्बन एब्जॉर्प्शन होता है जनरली होता है जंगलों से और जंगल जो होते हैं बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इसका मतलब जर्मनी जो है अपना एमिशन ही यहां पर कम करेगी ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एमिशन कैपेसिटी में बैलेंस आ जाए। और दोस्तों जैसा जर्मनी का रिकॉर्ड रहा है मुझे लगता है जर्मनी के लिए पॉसिबल है। उन्होंने कहा था कि 2022 तक वो न्यूक्लियर पावर फ्री हो जाएंगे और डेफिनेटली 2023 आते आते उन्होंने ये अपना टारगेट पूरा कर लिया। उसी तरह से अगर वो कहते हैं कि 2038 में फॉसिल फ्यूल फ्री हो जाएंगे तो ये भी उनके लिए शायद पॉसिबल ही होगा। और दोस्तों जैसे कि कहा जाता है नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन, और यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को बैन करके जर्मनी ने अपने लिए एक जरूरत बना ली है और शायद यही जरूरत उनको पुश करेगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और शायद यही जर्मनी का मास्टर प्लान है। दोस्तों यहां पर तीसरा सवाल यह उठता है कि जर्मनी ने जो न्यूक्लियर फेज आउट करने का डिसीजन लिया है इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी। दोस्तों यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इस डिसीजन की जो कॉस्ट होगी वो होगी तकरीबन $12 बिलियन पर एनम, मतलब कि हर साल जर्मनी को तकरीबन $12 बिलियन का नुकसान होने वाला। और दोस्तों इसके चलते हुए जो फॉसिल फ्यूल का यूसेज यहां पर बढ़ने वाला है वहां से तकरीबन 1100 मौतें एक्स्ट्रा होंगी हर साल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन से जो डैमेज होता है उसको एग्जैक्टली एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लॉस को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहां पर इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फेज आउट करने से जो सालाना बेनिफिट जर्मनी को होने वाला है वो डेफिनेटली $12 बिलियन से कम होने वाला है और इसीलिए शायद जर्मनी का यह फैसला गलत हो सकता है इकोनॉमिकली। दोस्तों यहां पर इकोनॉमिस्ट का कहना यह भी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री इज अ कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब कि जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बन जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और बहुत सस्ते दरों पर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों जर्मनी का जो 32 साल में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को फेज आउट करने का प्लान है इसको बहुत तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि बाकी देश जो है फ्रांस और अमेरिका समान जो देश है वो तकरीबन 60 साल तक अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज करते हैं और इसकी वजह से उनकी बिजली के रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो लोग न्यूक्लियर फेज आउट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी कुछ बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो भी हमको यहां पर समझने की जरूरत है। दोस्तों इन लोगों का कहना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है जैसे कि विंड और सोलर, इनकी जो इनिशियल कैपिटलाइजेशन कॉस्टिंग होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से तकरीबन आधी होती है और बिजली के जो रेट होते हैं वो तकरीबन कंपेरेबल होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। और इसीलिए जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर होने वाला है, जो पैसा लगने वाला है, वो डेफिनेटली आधा होगा न्यूक्लियर एनर्जी के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कैच है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर सही तरह से चलाया जाए तो तकरीबन 60 साल तक चलता है, लेकिन दोस्तों सोलर इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो सिर्फ 30 साल तक चल सकता है, उसके बाद उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। उसी तरह से विंड पावर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो चलता है सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक और उसके बाद उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। तो अगर दोस्तों हम ये बात भी मान लें कि सोलर इक्विपमेंट और विंड इक्विपमेंट आधे कॉस्ट पे इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन दोस्तों हर 30 साल बाद इनको फिर से एक बार रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर का जो 60 साल का ड्यूरेशन है उसमें तकरीबन 2 बार रिन्यूएबल एनर्जी का जो इक्विपमेंट है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पर कॉस्टिंग सेम हो जाती है। बस फर्क यह पड़ेगा कि एक साथ आपको पूरा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको 30 साल में 2 इंस्टॉलमेंट पे यहां पर खर्चा करने मिलेगा, जहां पर आपका इंटरेस्ट बचेगा और वहां पे इकोनॉमी को फायदा होगा। दोस्तों यहां पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके सामने कंपैरिजन रखना चाहता हूं न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच का।
दोस्तों अगर कॉस्ट वाइज हम लोग देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब पावर जनरेट होने लगती है तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होती है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट न्यूक्लियर के कंपैरिजन में आधी होती है, लेकिन जो पावर की जो जनरेशन कॉस्ट है वो यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर न्यूक्लियर और रिन्यूएबल को हम कंपेयर करें तो यहां पर आपको बैलेंस दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों जैसे हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर की रिलायबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट 24/7 बिजली पैदा कर सकता है और कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी तभी पैदा हो सकती है जब अच्छा खासा सनशाइन अवेलेबल हो, विंड एनर्जी तभी पैदा हो सकती है जब विंड अच्छी खासी बह रही हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वहां पर रिलायबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। दोस्तों अगर हम लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको यहां पर पता चलेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत छोटी सी जगह पर बन सकता है, लेकिन अगर सिमिलर पावर का अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी जगह लगेगी। तो दोस्तों यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने 1000 मेगावाट के पावर प्लांट की बात करूं तो सोलर एनर्जी के लिए आपको तकरीबन 75 टाइम्स एक्स्ट्रा जमीन लगेगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, और विंड पावर प्लांट के लिए आपको तकरीबन 360 टाइम्स एक्स्ट्रा जमीन लगेगी एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि लैंड का रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो देश छोटे हैं उनके लिए शायद इतना बड़ा लैंड अलोकेट करना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक फैक्टर यह भी आ जाता है कि सोलर पैनल जो है घरों घरों पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी और के घर में नहीं बनाया जा सकता, और यहां पर जो स्पेस जनरली वेस्ट होती है उसको हम सोलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों लैंड के पॉइंट पर न्यूक्लियर और रिन्यूएबल में कौन ज्यादा इफेक्टिव है इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अगर दोस्तों यहां पर हम वेस्ट जनरेशन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनता है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहता है, और जहां पर भी इसको स्टोर करके रखा जाएगा वहां पर एक हजार्ड हमेशा के लिए रहेगा। अब दोस्तों यहां पर आप सोच रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को डेफिनेटली वेस्ट जनरेशन में अपर हैंड है, लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने यहां पर एक गुगली रखने वाला हूं। दोस्तों सोलर और विंड इक्विपमेंट बनाने के लिए जो मेटल्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, लिथियम, और दोस्तों इनकी जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा है। जहां पर न्यूक्लियर वेस्ट 1000 साल में डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये मेटल्स अगर जमीन में या पानी में मिक्स हो जाएंगे तो आने वाले कई दशकों तक, कई सदियों तक, कई मिलेनियम्स तक शायद ये वहीं पर पड़े रहेंगे और डैमेज क्रिएट करते रहेंगे। तो दोस्तों कोई देश अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पुश कर रहा है, लेकिन ये जो वेस्ट यहां पर जनरेट होने वाला है यहां पर सोलर इक्विपमेंट से, विंड इक्विपमेंट से, उसकी व्यवस्था करने का प्लान अगर वो नहीं बना रहा है तो डेफिनेटली अपने लिए कबर खोद रहा है। तो दोस्तों यहां पर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं उससे एक बात तो पता चल जाती है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को ब्लेम तो करते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो पता नहीं कितने सालों तक वहां पर इंपैक्ट रहेगा, लेकिन दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी की इक्विपमेंट आज के जमाने में अवेलेबल है वो भी कोई संत महात्मा नहीं है, उनके भी बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स है और उनको भी मैनेज करना हमको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी कंटेक्स्ट में जर्मनी का जो न्यूक्लियर फेज आउट का फैसला है ये कितना इकोनॉमिकली सही है ये सिर्फ समय ही बता सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सिर्फ जर्मनी के इस फैसले की, इस हिम्मत की दाद दे सकते हैं कि आपने एक बेहतरीन स्टेप उठाया है, और हम दुआ करेंगे कि आप यहां पर इसको इंप्लीमेंट सही तरह से करो ताकि फ्यूचर में ये जो पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में आपने लिया हुआ है ये इकोनॉमिकली वायबल भी हो जाए। अब दोस्तों यहां पर चौथा सवाल यह आता है कि जर्मनी ने जो डिसीजन लिया वो उनका आंतरिक डिसीजन है, लेकिन इससे दुनिया परेशान क्यों है? तो दोस्तों यहां पर 3 पहलू आपके सामने उभर कर आ सकते हैं। उसमें से पहला पहलू तो यही है कि भाई यहां पर पोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर शिफ्ट करेंगे आपका पोल्यूशन बढ़ेगा और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वहां पर इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट होने वाली है तो यहां पर ये जो भी इंपैक्ट होगा ये कंसर्न की बात जरूर है। और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है ये किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसीलिए दुनिया परेशान है। दोस्तों जर्मनी का जो डिसीजन है उससे पूरी दुनिया परेशान है, उसका एक और कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों अमेरिका और फ्रांस समान जो देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। अगर फैक्ट के तौर पे बताना चाहूं तो दुनिया की 45% जो न्यूक्लियर एनर्जी कंज्यूम होती है वो यूएसए और फ्रांस में कंज्यूम होती है। और दोस्तों इसीलिए 2 देश जो है इस एनर्जी को प्रमोट करते हैं क्लीन एनर्जी के फॉर्म में। अगर दोस्तों मैं भविष्य की बात करूं तो चाइना आने वाले समय में 33 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लान कर रहा है और भारत समान देश 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लान कर रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जिस देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाले होते हैं वहां पर डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं।
अब दोस्तों यहां पर जर्मनी समान बड़ी इकोनॉमी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अबंडन कर देती है तो ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में, उनको तुल मिल जाता है और उनका प्रोटेस्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है और इससे इन सारे देशों के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया यहां पर परेशान है। और दोस्तों यहां पर एक और बहुत डिफरेंट पॉइंट भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और दोस्तों वो पॉइंट ये है कि यूएस और फ्रांस समान देश जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करता है। मैं यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जियोपॉलिटिकल हथियार की बात कर रहा हूं। दोस्तों आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सस्ती एनर्जी होती है और बहुत सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ जाता है वो आता है फ्यूल का, यूरेनियम का। दोस्तों यूरेनियम जो है बहुत आसानी से नहीं मिलता और इसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको कुछ ग्रुप्स की परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों फ्रांस, यूके, यूएसए टाइप की कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाकर रखा है जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। और दोस्तों ये जो ग्रुप है इसका बेसिक काम यही है कि जो कंट्री यूरेनियम को एक्सपोर्ट कर रही है या इंपोर्ट कर रही है उन दोनों कंट्रीज को कंट्रोल किया जाए और इस ट्रेड को बैलेंस में रखा जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए। तो दोस्तों जब भी किसी कंट्री को यूरेनियम इंपोर्ट करना होता है तो उसको यूएस, फ्रांस, यूके इन पावरफुल देशों की परमिशन मांगनी पड़ती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की परमिशन मांगनी पड़ती है और यहां पर उनकी डिपेंडेंसी बन जाती है इन बड़े बड़े पावर्स के ऊपर। और दोस्तों पूरी दुनिया ने अगर जर्मनी का एग्जांपल फॉलो करते हुए न्यूक्लियर फेज आउट करना शुरू कर दिया तो ये जो सुपर पावर इन अमेरिका और फ्रांस समान देश के हाथ में है ये इनके हाथ से परमानेंटली चली जाएगी और ये जो हथियार इनका था ये पूरी तरह से विफल हो जाएगा। तो दोस्तों जर्मनी का जो न्यूक्लियर फेज आउट करने का डिसीजन है इन सुपर पावर के डोमिनेंस को चैलेंज करता है और इसीलिए भी दुनिया परेशान है। दोस्तों जर्मनी के न्यूक्लियर फेज आउट करने के डिसीजन से दुनिया इसलिए भी परेशान है कि जर्मनी जब न्यूक्लियर फेज आउट करेगा तो कार्बन एमिशंस बढ़ेंगे और कार्बन एमिशंस बढ़ने की वजह से कार्बन क्रेडिट्स का रेट भी मार्केट में बढ़ता है। दोस्तों 1997 में जापान के एक छोटे से शहर क्योटो में दुनिया के सारे देश इकट्ठा हुए थे और सब ने मिलकर एक क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था। दोस्तों इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दुनिया भर में जितने भी ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं, जितने भी कार्बन एमिशंस होते हैं, उसके लिए टारगेट सेट कर दिया था ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। और दोस्तों इसी प्रोटोकॉल के अंदर हर देश के लिए भी टारगेट सेट कर दिए गए थे कि आप एक साल में कितना एमिशन कर सकते हो। और दोस्तों इसी क्योटो प्रोटोकॉल के चलते हुए यूरोपियन यूनियन के लिए भी कुछ टारगेट सेट कर दिए गए थे। और दोस्तों ये जो टारगेट सेट किए गए थे ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए किए गए थे। तो जब टारगेट सेट कर दिए गए थे तो यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश हैं उनको मिलाकर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर ही कार्बन एमिशंस करने थे। और अगर यूरोपियन यूनियन इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उनको पैसों के फॉर्म में इसकी भरपाई करनी होगी और वो भरपाई की जाएगी कार्बन क्रेडिट्स को खरीदकर। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन में जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो है जर्मनी और अब तक जर्मनी के एमिशंस बहुत कंट्रोल थे, इसीलिए बाकी देशों को थोड़ी सी रियायत मिलती थी कि वो अपने एमिशंस को थोड़ा सा बढ़ा सके और किसी तरह से कार्बन क्रेडिट्स को खरीदकर अपना ऑफसेट कर सके और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंडर रह सके। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर जर्मनी समान देश ही कार्बन एमिशंस को बढ़ाने वाला है तो सारे यूरोपियन देश जो है वो अब चिंता में आ चुके हैं। जर्मनी जैसे ही अपने एमिशंस बढ़ाएगा मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स के रेट्स बढ़ने लगेंगे और ये जो छोटे छोटे यूरोपियन देश है जो उतने विकसित नहीं है, उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको कार्बन क्रेडिट्स बहुत महंगे तौर पर खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो वही बात होगी कि समझ लीजिए किसी घर की नीलामी चल रही है और वहां पर आपके और मेरे समान मिडिल क्लास लोग नीलामी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सडनली वहां पर पहुंच जाते मुकेश अंबानी। तो दोस्तों क्या आप मुकेश अंबानी के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं नीलामी में? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से दोस्तों अगर इकोनॉमिक सिनारियो देखा जाए तो जर्मनी एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है, बहुत रिच इकोनॉमी है और अगर वो नीलामी में पार्टिसिपेट करेगी तो उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा और वो मुंह मांगी दाम पर क्रेडिट्स खरीदना शुरू कर देंगे और यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इकोनॉमिकली कार्बन क्रेडिट्स को खरीदने की। और दोस्तों ये जो सिनारियो सामने जाके क्रिएट होने वाला है इसी को सोच सोचकर जो यूरोप के छोटे देश है वो यहां पर परेशान हो रहे हैं और उनकी ये परेशानी बहुत लाजमी भी है। तो दोस्तों जर्मनी ने जो यहां पर डिसीजन लिया है उससे यूएस और फ्रांस समान देश इसलिए परेशान है क्योंकि उनका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट यहां पर कम होने वाला है, उनकी न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसीज पर लोग क्वेश्चन उठाने वाले हैं। और जो छोटे देश है वो इसलिए परेशान है क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स महंगे होने वाले हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट होने वाला है और शायद इन सारे देशों की जो चिंता है वो बहुत लाजमी है। दोस्तों मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि जर्मनी के इस फैसले से दुनिया क्यों परेशान है इस सवाल का जवाब मैं आपको यहां पर सही तरह से दे पाया हूं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जर्मनी के इस फैसले से भारत ने क्या सीखना चाहिए इस बात पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों यहां पर जो पहला सबक भारत को सीखना चाहिए वो ये है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में बनाते हो तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। दोस्तों सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म विजन को लेकर बनाई जाती है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत में पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसी कई पॉलिसी है जहां पर भारत ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी हुई। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, सरकारें आते जाती रही लेकिन इस पॉलिसी में कोई खास चेंज नहीं आया। उसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास है, उसकी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने बनाई है, उसमें भी सारी सरकारों के बीच में कंसिस्टेंसी रही है कि हम पहले बार खुद होकर कोई न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। अगर कोई देश हम पे अटैक करता है, न्यूक्लियर पावर को यूज करता है, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये जो कंसिस्टेंसी के कुछ एग्जांपल्स हमने दुनिया को दिखाए, उसी को हमको हर पॉलिसी में लागू करने की जरूरत है। दोस्तों जर्मनी के इस फैसले से जो दूसरा सबक हमको सीखना चाहिए वो ये है कि पॉलिसी बनाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको सही तरह से इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जर्मनी ने जब प्लान बनाया था साल 2000 में, और वहां से लेकर 2022 तक उन्होंने जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, उसके कुछ सालाना बेसिस के फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों यहां जो स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है, उसको मैंने 3 साल में डिवाइड किया, साल 2000, साल 2011, साल 2022, और यहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसके शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि साल 2002 में न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर था जर्मनी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वो था 29.5% का। रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर था वो था 10% का। कोल का जो शेयर था वो था 50% का। अगर दोस्तों हम साल 2011 की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल पावर जनरेशन में जो शेयर था न्यूक्लियर का वो था 23%। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर यहां पर बढ़ के 30% हो चुका था, और कोल का शेयर यहां पर घटकर हो चुका था 46%। और दोस्तों अगर साल 2022 की बात करेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर कम होकर हो गया था सिर्फ 11%, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़कर हो चुका था 46%, और कोल का शेयर कम हो चुका था 24%। तो दोस्तों जब आप इस डेटा को देख रहे हैं तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर है वो साल 2000 से लेकर 2022 तक बहुत कंसिस्टेंटली कम किया गया है। 29.5% से लेकर 11% पर लाकर छोड़ दिया गया है, और दोस्तों आने वाले कुछ सालों में यह शेयर 0 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप कोयले को देखेंगे तो कोयले का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन 50% किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, लेकिन 2022 तक आते आते सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूशन कोयले का इकोनॉमी में रह गया है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो साल 2000 में जहां पर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% का था, वो साल 2022 तक आते आते 46% का हो चुका है। मतलब जर्मनी ने धीरे धीरे ना सिर्फ न्यूक्लियर और कोल यूसेज को कम किया है, बल्कि कॉन्फिडेंट तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को भी यहां पर बढ़ाया है। तो दोस्तों एक लॉन्ग टर्म विजन की जो पॉलिसी है वो किस तरह से इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल जर्मनी ने न्यूक्लियर फेज आउट करके हमको दिया है। और दोस्तों इससे डेफिनेटली इंडिया को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों अपनी न्यूक्लियर फेज आउट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके जर्मनी ने दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन भी सिखाया, और दोस्तों वो लेसन ये है, नॉट टू गेट इंटिमेटेड बाय द जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा नियम यही होता है कि किसी भी देश ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों जर्मनी को कई सालों से इस बात का एहसास था कि न्यूक्लियर एनर्जी शायद उनके लिए सही नहीं है, और न्यूक्लियर फेज आउट करके रिन्यूएबल की तरफ बढ़ना यही उनके देश के लिए सही होगा। उनके देश के लोगों की यही डिमांड थी कि न्यूक्लियर एनर्जी फेज आउट को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और दोस्तों इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में जर्मनी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और दोस्तों यही एक पहचान होती है एक सोवरेन देश की। अगर दोस्तों कोई देश अपनी सोवरेनिटी को, संप्रभुता को असर्ट करना चाहता है तो उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के हक में काम करना होगा, उसको अपना हित समझना होगा, और उसके लिए जो भी कुछ वो कर सकता है वो सब करना होगा। अगर दोस्तों भारत समान देश दुनिया में सुपर पावर बनने के सपने रखता है तो हमको ये नेशनल इंटरेस्ट का जो लेसन जर्मनी ने सिखाया है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और इससे हमारे देश को बहुत फायदा हो सकता है। तो दोस्तों जर्मनी का जो एक छोटा सा डिसीजन है वो दुनिया पे कितने बड़े बड़े इंपैक्ट रख सकता है, इसी की एक छोटी सी केस स्टडी मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट की है, और उम्मीद करता हूं इस केस स्टडी को सुनने से आपकी जिंदगी में छोटा सा वैलिडेशन जरूर हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जरूर लाइक कीजिए हमारे इस कंटेंट को, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। अगर दोस्तों इसी तरह के कंटेंट अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमको कंटेंट सजेस्ट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, वैसा कंटेंट आपके सामने हम ला सके, ये हमारी कोशिश हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में कि आज आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैलिडेशन मैं इस जर्मनी के केस स्टडी के माध्यम से कर पाया हूं, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।